हेलो बच्चों, चलिए ये हमारा लेक्चर 5 होगा और इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ये सिटीजनशिप पार्ट 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे बेसिकली कि सिटीजनशिप जो है ना, जैसे इंडिया का सिटीजनशिप है तो किस 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 को सिटीजनशिप मिल सकता है, तो उसका एक्वायर करने का क्या तरीका है, और उसको एक्वायर करने का क्या तरीका है, और इसको किसी को रिमूव करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलो देखो, सिटीजनशिप नॉर्मली मैटर टू डील विद द लेजिस्लेचर रेदर देन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सिटीजनशिप कभी भी आप देखोगे ना, ये ज़्यादातर मैटर लेजिस्लेचर का है, मतलब पार्लियामेंट का है। आप पार्लियामेंट का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर पार्लियामेंट कभी भी अपने हिसाब से लॉ में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मेरे हिसाब से 2019-20 में जब बात हो रही थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी हुआ था, लोगों ने स्ट्राइक भी करा था। तो उसमें क्या होता है कि एमएचए जो है ना, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट में लॉ लाती है और उस हिसाब से करती है। ठीक है, चलो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या था, क्या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1955 में। ठीक है, 2 वर्ड होता है, एक होता है सिटीजन्स, एक होता है एलियन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिटीजन्स इंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। जैसे हम अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो हम सिविल राइट को भी इंजॉय करेंगे। सिविल राइट मतलब क्या होगा बताओ? जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, ड्यूटीज़ करेंगे, फंडामेंटली ड्यूटीज़ करेंगे हम लोग कंट्री के लिए। ठीक है, और पॉलिटिकल राइट भी हम लोग फॉलो करेंगे। इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, हम लोग इलेक्शन में स्टैंड हो सकते हैं और इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, दैट इज पॉलिटिकल राइट। ठीक है, एलियन क्या होता है? एलियन 2 तरह का होता है, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है एनिमी। एनिमी मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। ठीक है, अगर कोई एलियन है, एक सिटीजन्स होता है, एक एलियन होता है। तो फ्रेंडली, अगर कोई कंट्री हमारा फ्रेंडली है, जैसे मान लो हमारा यूएसए फ्रेंडली कंट्री है, तो उसके सिटीजन्स जो होंगे ना वो एलियन कहलाएंगे, लेकिन फ्रेंडली एलियन कहलाएंगे। लेकिन जिसके साथ वॉर चल रहा है, जैसे मान लो पाकिस्तान के साथ वॉर चला, अभी किसी के साथ हमारा हमारा कंटिन्यूसली वॉर नहीं चल रहा है, अगर मान लो पाकिस्तान के साथ हमारा कंटिन्यूसली वॉर चलेगा, ठीक है, हम लोग सीज फायर में अभी, अगर पाकिस्तान के साथ हमारे साथ वॉर होगा तो हम लोग उसके जो सिटीजन्स होंगे वो हमारे लिए एनिमी होगी। ठीक है, जैसे मान लो रसिया यूक्रेन का है, तो रसिया यूक्रेन का केस आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो समझने के लिए। ठीक है, अब देखो जुरिस्टिक पर्सनैलिटी कौन होती है? जैसे लॉर्ड राम है, जैसे केस जो हुआ था अयोध्या के केस में, तो लॉर्ड राम क्या है? एक अनसीन आदमी है, मतलब भगवान तो है ही लेकिन एक अनसीन है जिसको किसी ने नहीं देखा है। तो उस केस में उसको कोर्ट क्या मेंशन करेगी? तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको जुरिस्टिक पर्सनालिटी मेंशन करेगी। ठीक है, तो अयोध्या केस में तो मतलब उसको ट्रीटेड किया जाएगा, ट्रीटेड एज ए पर्सन बाय लॉ। ठीक है, एक पर्सन लॉ के द्वारा ट्रीटेड किया जाएगा। ठीक है, नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जैसे ह्यूमन बींग हो गए। वाइल लीगल कौन होंगे? जुरिस्टिक पर्सन कौन होंगे? जो ऊपर पढ़ा है हमने, आर एनी बींग और थिंग्स और ऑब्जेक्ट। कोई भी बींग्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, विच आर ट्रीटेड एज ए पर्सन बाय लॉ, जो पर्सन लॉ के द्वारा ट्रीटेड किया जाएगा। ठीक है, फॉर लीगल पर्पस दे आर गिवन सिमिलर ट्रीटमेंट एज दैट टू ह्यूमन बींग। अगर आप लीगली देखोगे ना, लीगली उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है जैसे ह्यूमन बींग को मिलता है। ठीक है, चलो याद रखना है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? कन्फर्म पावर ऑन द पार्लियामेंट ऊपर ही हमने पढ़ा था। ठीक है, ये जो सिटीजनशिप है ना, वो ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो लेजिस्लेचर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि समय के हिसाब से सिटीजनशिप में चेंजेस किया जा सकता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कन्फर्म पावर्स ऑन द पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप विथ रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन, मतलब प्राप्त करना सिटीजनशिप, और टर्मिनेशन मतलब रिमूव करना, किसी का टर्मिनेट कर देना, किसी का सिटीजनशिप को खत्म कर देना, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। जितने भी तरीके का सिटीजनशिप का मैटर, एक्विजिशन हो गया, टर्मिनेशन होगा, और जितने भी मैटर हो सकते हैं वो आर्टिकल 11 हम लोग को डिसाइड करने को बोलता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या तरीका होता है एक्वायर करने का। तो अगर मान लो हम इंडिया में बर्थ लिए हैं तो ऑटोमेटिकली वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ हर पेरेंट्स, हर और हिज, बोथ हिज और हर पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम लोग बर्थ ले रहे हैं इंडिया में और हमारे दोनों पेरेंट्स अगर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो ऑलरेडी हम लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज सिटीजन एंड अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। देखो मान लो एक आदमी इंडियन है, ठीक है, और उसने उसने मैरिज कर लिया किसी ऐसे लड़की के साथ, अगर मेल है ये, किसी फीमेल के साथ ऐसा मैरिज हो गया कि वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट है, जैसे मान लो रोहिंग्या वगैरह आ जाते हैं तो इलीगल माइग्रेंट है, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये 87
लेकिन नॉट नॉट सॉरी सॉरी नॉट इलीगल मैग्नेट, मतलब इलीगल मैग्नेट नहीं होना चाहिए, मतलब समझ में आया। अगर मान लो एक इंडियन पेरेंट्स है, दूसरा अगर दूसरे कंट्री के भी ये है, फीमेल है या फिर मेल है, कोई भी अगर अदर पार्ट ऑफ कपल्स है तो चलेगा, लेकिन वो इलीगल मैग्नेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब पर्सन इन इंडिया बिटवीन जनवरी 26 टू 1950 और जुलाई 1 से 1987, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब एक कोई आदमी अगर 1950 से लेके 1987 के बीच में किसी भी तरीके से इंडिया में है और नेशनैलिटी उसके पेरेंट्स का है, तो वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन्स होगा। लेकिन आफ्टर जुलाई 1987 आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन, मतलब कोई भी एक पेरेंट्स कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर दिसंबर में क्या बोला गया, ये सारे पार्लियामेंट ने चेंजेस करा है, ठीक है। पहले कब करा है, 1950 से लेके 1987 तक कुछ और बोला, 1987 के बाद वाला कुछ और बोला, फिर 2004 के बाद चेंजेस करके पार्लियामेंट ने कुछ और बोला ओनली इफ बोथ और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल मैग्नेट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। सिंपल सा बात है, जो ऊपर ऊपर चीज बोला गया था, ठीक है, जो ऊपर बोला गया वही चीज को यहाँ पर रिपीट किया गया। द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, अब समझो, अगर देखो इंडिया में कौन होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, हर एक कंट्री का डिप्लोमेट्स होगा इंडिया में, तो चिल्ड्रेन जो होंगे उनके उनके जो डिप्लोमेट है वो इंडिया में ही बर्थ लिया है, लेकिन वो इंडिया के सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो डिप्लोमेट है, वो अपना जॉब करने आए, ठीक है। पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ के थ्रू वो नहीं ले सकते, कोई और तरीका हो सकता है, नेचुरलाइजेशन हो सकता है, डिसेंट अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो बाय डिसेंट क्या होता है, बाय डिसेंट क्या होता है, आइदर मतलब कोई एक हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक पेरेंट्स अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, इफ चाइल्ड इज बर्थ आउटसाइड, डिसेंट कब आता है, जब कोई मान लो दोनों में से एक पेरेंट्स इंडिया का सिटीजन रहा हो और उनके जो बच्चे हैं ना आउटसाइड ऑफ इंडिया बर्थ लिया हो एंड वन ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन, एक पेरेंट्स को इंडियन है, देन कोई भी ऐसा नहीं है मेल ही या फीमेल ही कोई भी, देन चाइल्ड इज ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन बाय अप्लाइंग द रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ एम्बेसी कंसुलेट और इंडियन एम्बेसी। मतलब समझो मेरी बात, अगर मान लो लेट्स इमेजिन एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, अब मान लो एदर वन ऑफ हिज पेरेंट्स ये इंडियन है और इन दोनों का बच्चा यूएसए में हुआ, मान लो लेट्स इमेजिन यूएसए में हुआ, यूएसए में बच्चा हुआ, उसके 1 साल पहले तक बच्चा हो जाने के 1 साल पहले तक अगर उन्होंने बच्चा का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर 1 साल पहले तक उनके बर्थ का एम्बेसी में या कंसुलेट में या इंडियन एम्बेसी में या इंडियन एम्बेसी या इंडियन कंसुलेट में अगर वहाँ पे जाके रजिस्टर करवा लिया, तब वो आगे जाके क्या हो सकता है, वो एक्वायर कर सकता है। जैसे यूएसए फॉलो जस्ट सॉली इन विच फ्रॉम अबव द एग्जांपल चाइल्ड इज आल्सो सिटीजन ऑफ यूएसए। देखो होता क्या है कि इन जो यूएसए है ना जस्ट सॉली को फॉलो कर, जस्ट सॉली मतलब लॉ ऑफ सॉइल, मतलब जो उस सॉइल पे बर्थ लिया है वो उसका सिटीजन होगा, ठीक है, तो वो यूएसए का भी सिटीजन होगा। मतलब जो बच्चा अगर ये बच्चा जो यूएसए में जन्म लिया है वो इंडिया का सिटीजनशिप बनेगा बाद में, लेकिन अभी यूएसए का भी सिटीजन है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इंडिया आल्सो फॉलो ड्यूअल सिटीजनशिप, इस सिचुएशन में इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो करता है। व्हेन चाइल्ड इज एट मेजर एज देन ही मस्ट डिसाइड विद इन 6 मंथ ऑफ टू व्हेन ही वांट टू बिकम सिटीजन। देखो अगर मान लो बच्चा 18 साल का हो गया, अब 18 साल तक कहीं ना कहीं वो इंडियन भी सिटीजन कहलाएगा और यूएसए का भी कहलाएगा, लेकिन 18 साल पूरा होते नहीं, विद इन 6 मंथ उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको इंडिया का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया 6 महीने के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, यूएसए का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ विद इन 6 मंथ ही इज नॉट डिसाइडेड देन इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड, वही लिखा, लेकिन पासपोर्ट सिर्फ एक ही कंट्री का होगा। इस सिचुएशन में बच्चा का डुअल सिटीजनशिप, इंडिया एक ही सिटीजन फॉलो करता है, यूएसए डुअल सिटीजन फॉलो करता है, ठीक है, इंडिया में एक ही सिटीजन फॉलो होता है, लेकिन इस सिचुएशन में इंडिया डुअल सिटीजनशिप फॉलो करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट जो होगा उस बच्चे का पासपोर्ट जो होगा वो एक ही कंट्री का होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो पर्सन हु आर मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक पर्सन है जो एक इंडियन सिटीजन से अगर मान लो मैरिड कर लिया, तो अगर वो 7 साल इंडिया में स्पेंड करता है अब फिर जाके रजिस्ट्रेशन कराता है इंडियन सिटीजन के लिए, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है बाय नेचुरलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल के थ्रू यूपी का वाई फॉरकेट समझाया था, वैसे इसको समझो। मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा को इंडिया का सिटीजनशिप मिला, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने सोशल वर्क किया इंडिया में। सी रिनाउंसेस द सिटीजनशिप अदर कंट्री,
कंट्री। देखो, जिसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप लेना है उसको पहले जिस कंट्री का वो पहले था सिटीजनशिप, मान लो कोई यूएसए का है तो उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, मतलब सिटीजनशिप उसको वापस करना पड़ेगा यूएसए का, ठीक है। ही हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इंडिया के लैंग्वेज का एडिक्वेट नॉलेज उसको होना पड़ेगा क्योंकि आपको इंडिया में रहना। सी इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया आफ्टर नेचुरलाइजेशन, जब नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब सिटीजनशिप हो जाएगा, तो उनका इंटेंशन होना चाहिए इंडिया में रहने का, ठीक है। अब इसमें समझो, मस्ट लिव इन इंडिया फॉर 14 ईयर, उनको 14 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, विच टोटल टाइम मस्ट बी 12। ऐसा नहीं 14 साल इंडिया में रहना है तो बीच बीच वो कहीं घूमने चले जा रहे हैं, कहीं यूएसए में शिफ्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा 14 साल देखोगे, आउट ऑफ 14 साल टोटल 12 साल, मतलब 12 इंटू 365 डेज, जितने डेज होंगे उतना कम से कम इंडिया में रहना चाहिए। ओवरऑल 14 साल हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर प्रायर ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन डालोगे नेचुरलाइजेशन के लिए तो 1 साल पहले तक आप लीव नहीं कर सकते हो कंट्री को। मतलब आपने अगर मान लो अगर आज आपने डाल दिया एप्लीकेशन तो अभी से लेके 1 साल तक आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 ईयर प्रायर, सॉरी, एप्लीकेशन से 1 साल पहले तक आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में वेव ऑल एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो कम भी कर सकता है। अगर मान लो 14 साल है, वो कह देगा कि 5 साल, ठीक है, 5 साल मैं इन लोगों के लिए 5 साल दे देता हूं, ठीक है। किसके लिए कर सकता है? अगर मान लो इन केस ऑफ पर्सन हु हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू सर्विस फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, जैसे मदर टेरेसा इंडिया में आके बहुत सारा काम किया, तो उस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसा सर्कमस्टांस जब इंडिया देख रहा है कि इंडिया का भलाई कर रहा है, कोई ऐसा सोशल वर्क कर रहा है या आर्ट के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इंडिया का कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया, मतलब उसका एक इंटेंशन बता रहा है इंडिया के प्रति, एक भाव दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा काम किया इंडिया को लेके, तो एक सिंपैथी क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट कम कर सकती है। एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक ओथ लेगा कि हम इंडिया के जो भी चीज़ें, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या होगा? नोडल एजेंसी होगा सिटीजनशिप का, ये मैंने पहले भी बातें बताया आपको ऊपर, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, देखो अगर इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसके जितने भी लोग हैं जो उस एरिया में रह रहे थे, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, इंडिया ने पुडुचेरी को एक्वायर किया था, तो पुडुचेरी के जितने भी लोग थे ऑलरेडी वो सिटीजनशिप बन गए। किस डेट से? जिस डेट में इंडिया ने उसको एक्वायर किया, वही चीज लिखा हुआ, इन एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पर्सन हु अमॉन्ग द पर्सन ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट डेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजन। तो कैसे हम लोग सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकता है? तो बाय रिडेंशिएशन, ठीक है। कैसे हो सकता है? कोई एक आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया है, फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब वो इतना कैपेसिटी रखता है, कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनोंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, वो डिक्लेयर कर दिया मुझे इंडियन सिटीजनशिप को नहीं रखना है, मैं रिनाउंस कर रहा हूँ कि मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसको किसी और कंट्री का मिल रहा होगा, तभी ऐसा लोग करते हैं जनरली, ठीक है। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन करते ही एवरी माइनर चाइल्ड, देखो माइनर चाइल्ड जितने हैं, दैट अ पर्सन ऑल्सो लूजेज इंडियन सिटीजनशिप, वो लॉस कर देंगे। लेकिन हाउएवर व्हेन सच चिल्ड्रन अटेन द एज ऑफ 18 ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। ऑब्वियस सी बात है ना, किसी का पेरेंट्स अगर इंडिया में नहीं रहना चाहता है, हो सकता है उसका बच्चा रहे, लेकिन वो 18 साल तक तो डिसाइड करने में नहीं है, लेकिन जैसे ही 18 साल होगा तो वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे सिटीजनशिप फिर से चाहिए। बाय टर्मिनेशन व्हेन इंडियन सिटीजन्स वॉलेंट्रली, ये ऑप्शन देख लो, कॉन्सिक्वेंसली, नॉन्गली, ठीक है, एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर अलग कंट्री का इसको एक्वायर कर रहा है तो उसका जो इंडियन सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड हो जाएगा। अगर मान लो उसने नहीं खुद से मान लो रिनाउंस नहीं किया तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा बाय डेप्रीवेशन। इसमें क्या होगा? इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, ये कंपल्सरी टर्मिनेशन ये होगा ही होगा। कब? किस केस में? अगर मान लो ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, इसने कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ जो मान लो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाना उसमें कुछ फॉल्स है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड हुआ। सो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको लॉयल तो होना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर लियो तो आपको लॉयल्टी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो उसने कोई अनलॉफुल ट्रेडर और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में, अगर मान लो वो दूसरे कंट्री को कम्युनिकेट कर रहा है, चीज़ें अनलॉफुल ट्रेडेड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया के अगेंस्ट जाओगे तो यू आर नॉट
यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, ठीक है। विद इन 5 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, मतलब देखो रजिस्ट्रेशन से भी आप कर सकते हो, मैरिज वाला एग्जांपल बताया था, नेचुरलाइजेशन से भी कर सकते हो जो मैंने 14 साल वाला बताया ऊपर। अगर आपने विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन से मिला है इंडियन सिटीजनशिप या नेचुरलाइजेशन से मिला है और 5 साल के अंदर किसी दूसरे कंट्री में आप 2 साल के इम्प्रिजन हो तो आप रिमूव कर दिया जाओगे। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, अगर 7 साल ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया के 7 साल कंटिन्यूसली का मतलब वो इंडिया आया ही नहीं 7 साल में, अगर 7 साल कंटिन्यूसली वो इंडिया नहीं आया तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। तो ये आपका पार्ट 1 था सिटीजनशिप का, इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा। कुछ एक टॉपिक फैक्ट के ऊपर भी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैं लाऊंगा, ठीक है, आते रहेंगे आपके लेक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप टेक्स्ट करो, मतलब जो आपको मैसेज करने का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे कमेंट करने का, कमेंट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था आपका सिटीजनशिप का और लेक्चर नंबर 5 था। थैंक यू एवरीवन।